भोजपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक साधु के पास जाती है। साधु महाराज जी, मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं लोगों के मन की बात जान सकूं। लोगों की मन की बात जानना बहुत कठिन होता है बेटी, लेकिन तुम्हें मैं एक सैनिटाइजर देता हूँ। तुम इससे जिस पर भी छिड़काओगी वो सच बोल पड़ेगा। अभी टीचर्स डे आने वाला है, मैं इससे बच्चों के मन की बात जान सकूंगी और उन्हें एक बेहतर स्टूडेंट बना दूंगी। ठीक है बेटी। अगले दिन फिर पीलू स्कूल जाती है और क्लासरूम में आती है। बंटी, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया है? ओ ना मैडम जी, टीचर्स डे की तैयारी कर रहा था तो टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। पीलू उस पर साधु का दिया हुआ सैनिटाइजर छिड़का देती है और वो सच बोलने लगता है। मैडम जी, मैं सो रहा था, मोबाइल में गेम खेल रहा था, होमवर्क करने का मन नहीं था और टीचर्स डे कब है मुझे पता ही नहीं। अब बोले ना असली बात। बंटी को पनिशमेंट मिलती है। कालू ये सब देखकर सोचता है, मैं ये सैनिटाइजर चुरा लूंगा। कालू पीलू के बैग से चुपचाप सैनिटाइजर चुरा लेता है। फिर वो मजे लेने लगता है। वाह भाई साहब, आपके बेटे को तो बहुत अच्छी नौकरी लगी है। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। मेरा बेटा आपके बेटे से ज्यादा टैलेंटेड है। आपका बेटा रिश्वत देकर नौकरी में लगा है। अरे क्या बकवास कर रही हो? और कालू हंसता है। शाम में कालू पीलू और उसके पति जाबाज के घर के पास जाते हैं। क्यों जाबाज जी, आज भी आप घर लेट आए हो? कहाँ थे? वह एक दोस्त से मिलने अस्पताल गया था। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। अरे मैं कोई अस्पताल नहीं गया था। तुम टीचर हो ना, तो तुम्हारी डांट से डर लगता है तो थोड़ा झूठ बोल दिया। मैं तो बार में गया था। हाँ, अभी मजाक चकाती हूँ तुमको। जाबाज की झाड़ू से पिटाई हो जाती है। ये देखकर कालू बहुत ही खुश होता है। तभी पीलू उससे सैनिटाइजर छीन लेती है और कालू को डांट लगती है। कालू, ये तुम स्टूडेंट्स के भले के लिए था, तुम्हारी मस्ती के लिए नहीं। अब तुम टीचर्स डे में 5 ऐसे लिख कर लाओगे। अगर कोई बहाना बनाए तो याद रखना, मेरे पास ये सच उगलने वाला सैनिटाइजर है। जी मैडम। ये सुनकर कालू वहाँ से भाग गया। अरे पीलू, ये साधु का दिया सैनिटाइजर इतना असरदार है, ये तुम इससे कड़क की मदद क्यों नहीं करती? सुना है वो एक बहुत बड़े चोर को पकड़कर लाया है, लेकिन वो पैसा कहाँ छुपाया है ये नहीं बता रहा है। मेरा भाई इंस्पेक्टर कड़क की भी मैं इसी सैनिटाइजर से मदद करती हूँ। फिर पीलू कड़क के पास पुलिस स्टेशन जाती है। कड़क भाई, ये सैनिटाइजर लो और इस चोर पर छिड़का दो। पीलू के कहने पर कड़क वैसा ही करता है और चोर पूरा सच उगल देता है। फिर सभी बच्चे पीलू को टीचर्स डे पर बहुत सम्मान देते हैं। कालू उस पर 5 ऐसे पूरी ईमानदारी से लिख कर लाता है और सरकार भी पीलू को टीचर्स डे के दिन चोर से पैसा निकलवाने के लिए इनाम देती है। इस तरह से पीलू एक अच्छी टीचर होकर सभी स्टूडेंट्स का जीवन सुधारने में कामयाब होती है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस की एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ।
मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। माँ, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तू कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। अब मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी? ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा। मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। पीलू के डबल डेकर ऑटो में बहुत से सवारी बैठ जाते थे। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो। अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। इतनी क्यों चिंता कर रही है? ये भी कोई समस्या है? एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी। जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा 2 में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ।
अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी, पिताजी, मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता, किताब में रेलगाड़ी की चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है? ये भी कोई समस्या है? जाओ ना स्कूल की दीवार पे बना दो। दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी, पिताजी, आज ना मुझे कलर चॉकपीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देते हैं। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ, भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत साल पहले पीलू एक गांव में
मुर्गियों का व्यापार करते थे, लेकिन पीलू के पास जो भी मुर्गी होती वो चुपचाप भाग जाती थी। लेकिन उसके पास एक मुर्गी थी जो बहुत सालों में घर के बाहर भी नहीं गई और उसे रोज एक अंडा देती थी। पीलू सोच में पड़ जाती कि वो एक अंडे का क्या करे, क्योंकि एक अंडा तो कोई नहीं खरीदेगा। पीलू सोचती है, अब मैं इस एक अंडे का क्या करूं? मेरे पास तो कोई मुर्गी टिकती ही नहीं है। पता नहीं मुर्गियों को मैं क्यों ना पसंद हूँ। एक ही मुर्गी है जिसको मैं लवली कहती हूँ। इसका एक अंडा कौन खरीदेगा? मैं ही खा जाती हूँ। वैसे भी एक अंडा बेचकर पैसे तो मिलने से रहे, कम से कम अपना पेट एक अंडे से तो भर ही लूंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू अपनी मुर्गी के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। अब बहुत दिनों से बाहर नहीं गए हैं, इस मुर्गी को घर में ही नहीं छोड़ सकती, क्या पता ये भी भाग जाए। तभी उसे एक बूढ़ी पक्षी बबली एक पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। अरे बूढ़ी आंटी, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? कौन है? मुझे भूख लगी है, भूख लगी है मुझे। अरे आंटी जी, मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी लवली मुर्गी एक अंडा दे देती है। पीलू तुरंत ही उसे बबली को दे देती है। बबली उस अंडे को खा लेती है। बेटी, तुमने अपनी मुर्गी का अंडा खिलाकर मेरी भूख मिटाई है। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी। ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। उस अंडे को तुम पंखे में रख देना और घुमाना। जब अंडा घूम रहा होगा तब तुम उससे जो मांगोगी वो मिल जाएगा। फिर वो बूढ़ी बबली वहाँ से चली जाती है। पीलू घर आती है और फिर अगले दिन लवली मुर्गी सोने का अंडा देती है। पीलू उस अंडे को पंखे में रख देती है। सोने के अंडे, मुझे ढेर सारे पैसे दो। अरे ये क्या, इससे तो कोई पैसा नहीं आया। आंटी जी तो कह रही थी चलो सोने के अंडे, मुझे पैसे कमाने का रास्ता बताओ। उसी गांव में खड़क सेठ था। वो लोगों से शर्त लगाकर पैसे कमाता था। पीलू उसके पास जाती है। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तू मुझसे क्या शर्त लगाएगी पीलू? तू पिद्दी चिड़िया है, तेरे पास एक मुर्गी ही तो है, ले देकर चल। मैं तेरे साथ भी शर्त लगा लेता हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे खड़क सेठ। जा जा, एक मुर्गी से 50 मुर्गियाँ निकाल के दे मुझे। फिर पीलू शर्त लगाकर चली जाती है और सोने के अंडे को पंखे में रखकर उसे 50 मुर्गियाँ मांगती है। सोने का अंडा उसे 50 मुर्गियाँ दे देता है। अगले दिन खड़क सेठ ये देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ। भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। अरे तुम शर्त जीती, मैं हार गया। ये लो 5 लाख रुपए, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो मैं एक और शर्त लगाता हूँ। कल सुबह 500 ऑमलेट चाहिए मुझे, नहीं तो तुम मुझे 10 लाख दोगी या मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। मंजूर, लेकिन कल वो सारी चिड़िया रहेंगी जिनकी जमीन तुमने ले रखी है। अगर तुम कल हारे तो तुम उन सब की जमीन के कागजात वापस कर दोगे। जाओ जाओ, पहले 500 ऑमलेट लेकर आओ। फिर पीलू अगले दिन सोने के अंडे से 500 ऑमलेट की इच्छा रखती है और उसमें से 500 ऑमलेट निकल आते हैं। अगले दिन पीलू सभी अन्य पक्षियों के साथ अपने घोंसले में खड़क का इंतजार कर रही थी। क्यों पीलू, शर्त हारने के लिए तैयार हो ना? 10 लाख है कि नहीं तुम्हारे पास? अगर हार गई तो ये सारी चिड़िया तुम्हें पीटेंगी, क्योंकि तुम्हारे कारण इनकी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन ऐसी शर्त तो मैंने नहीं रखी। तुम वाकई बहुत बड़े धोखेबाज हो। लेकिन मुझे फिक्र नहीं, तुम शर्त हारने वाले हो। ये देखो, ऑमलेट गिन लो,
पूरे 500 है। अरे अरे नहीं नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है, इतने सारे ऑमलेट। वो भागने लगता है, लेकिन सारे पक्षी उसको पकड़कर पीटने लगते हैं और अपनी जमीन के पैसे ले लेते हैं और पीलू को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। इस तरह से पीलू सबकी मदद करके खुशी खुशी रहने लगती है। काम की तलाश में जाऊंगी कहीं, हो सकता है मुझे ही कुछ काम मिल जाए। कालू, अरे पिद्दी चिड़िया, मैं तुझे काम नहीं दे सकता, मुझे किसी और को पैसा देने में कोई मजा नहीं आता। चल तू जा यहाँ से। सुन, क्यों ना तू भी एक चाय की दुकान खोल ले। एक जंगल में बबली अपनी बहू पीलू चिड़िया और बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। बबलू कबूतर एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ काम करता था। उसकी बहुत अच्छी आमदनी थी, जिसके कारण उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बार बबलू ऑफिस के लिए जा रहा था। उस समय एक बाज उस पर हमला कर देता है और उसके पैसे लूटकर ले जाता है। इस हमले से बबलू घायल हो जाता है। इस वजह से बबलू अब बिस्तर में ही पड़ा रहता है। एक दिन वो कहता है, पीलू, अब मैं अपाहिज हो गया हूँ। अपाहिज होने से तो अच्छा था कि मैं मर ही जाता। पीलू उससे कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी, मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैं आपका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी। लेकिन पीलू, उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे, इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? पीलू उससे कहती है, आप पैसों की चिंता मत कीजिए जी, पैसे मैं जुटा लूंगी, आप दवाई खा लीजिए। पीलू अपने पति की बहुत अच्छे से सेवा करती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी बबलू की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है। पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा, मुझसे इनकी खराब हालत देखी नहीं जाती है, हमें किसी अच्छे डॉक्टर से इनका इलाज कराना चाहिए। बबली कहती है, तू सही कह रही है बहू, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं, अब तो घर में भी राशन खत्म हो गया है, मैंने जो थोड़े पैसे बचा कर रखे थे वो भी खत्म हो गए, अब पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं कल काम की तलाश में जाऊंगी कहीं, हो सकता है मुझे ही कुछ काम मिल जाए। पीलू अगले दिन काम की तलाश में निकल जाती है। वो जंगल में बहुत दूर दूर तक भटकती है, बहुत सारे पक्षियों के पास जाती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। जब पीलू घर के लिए लौट रही होती है, तब अचानक से बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए पीलू एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। तभी उसे एक चाय की दुकान दिखती है। कालू कौआ गर्मा गर्म चाय बेच रहा था और बहुत से पक्षी उसकी दुकान में चाय पी रहे थे। पीलू सोचती है, क्यों ना मैं कालू कौए के यहाँ जाकर काम मांगू। ऐसा सोचकर पीलू कालू कौए की दुकान पर चली जाती है। पीलू कालू से कहती है, कालू भैया, क्या आप मुझे काम देंगे, मुझे काम की बहुत जरूरत है। कालू, अरे पिद्दी चिड़िया, मैं तुझे काम नहीं दे सकता, मुझे किसी और को पैसा देने में कोई मजा नहीं आता, चल तू जा यहाँ से। इस तरह से पीलू निराश होकर वापस अपने घर लौट जाती है। पीलू निराश होकर घर के अंदर जाती है तो उसकी सास बबली उससे पूछती है, पीलू क्या हुआ, तुझे काम मिला क्या? बबलू की दवाई खत्म हो गई है, अगर तुझे पैसे मिले तो मैं उससे उसकी दवाई ले आऊंगी। पीलू रोते हुए अपनी सास से कालू कौआ और दूसरे पक्षियों के बुरे व्यवहार के बारे में बताती है। इसको सुनकर उसकी सास उससे कहती है, पीलू तू चिंता मत कर, कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा होने के लिए ही होता है, मेरे पास एक आइडिया है, सुन, क्यों ना तू भी एक चाय की दुकान खोल ले, तेरे हाथ की बनी हुई चाय बहुत ही स्वादिष्ट होती है। पीलू कहती है, अरे वाह माँ जी, आपने ये आइडिया बहुत अच्छा दिया है, मैं कल ही अपनी चाय की दुकान खोल देती हूँ, इसमें लागत भी कम आएगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा, फिर उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम लोग बबलू का अच्छे से अच्छा इलाज करा देंगे। फिर अगले दिन पीलू चिड़िया अपनी चाय की दुकान खोल लेती है। पीलू की चाय बहुत फेमस हो जाती है और उसके यहाँ बहुत से पक्षी आने लगते हैं। फिर पीलू अपने पति का इलाज अच्छे बड़े डॉक्टर के यहाँ करवाती है। बबलू का इलाज बहुत अच्छे से होता है और वो फिर से चलने फिरने लगता है। फिर ये परिवार बहुत हंसी खुशी रहने लगता है।